हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो उत्तराखंड बोर्ड में पेपर आएगा उसके मैं हर लेसन से आपको दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था। पिछली वीडियो में मैंने शुरू के 4 लेसन यानी कि लास्ट लेसन रेड ट्रैप तक दो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से करा दिए हैं। आज मैं लेसन नंबर 5 इंडिगो की बात करूँगा। इंडिगो के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए पहला, वाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1916। वाई क्यों गांधी जी गांधी जी गए टू लखनऊ क्यों गए इन दिसंबर 1916, दिसंबर 1916 में गांधी जी लखनऊ क्यों गए। हु मेट हिम, कौन उनसे मिला। देयर एंड वाई, उनसे कौन मिला और क्यों मिला। गांधी जी वेंट टू लखनऊ, गांधी जी लखनऊ गए इन दिसंबर 1916, दिसंबर 1916 में टू टेक पार्ट इन एनुअल कन्वेंशन, जो एक एनुअल कन्वेंशन ऑफ कांग्रेस पार्टी का एक सम्मेलन होता है। कन्वेंशन का मतलब है सम्मेलन। सम्मेलन एनुअली होता है यानी कि हर सालाना एक सम्मेलन होता था कांग्रेस का उस समय। तो उसमें लखनऊ गांधी जी गए थे। वहाँ पर राजकुमार शुक्ला ए पुअर पेजेंट, इस नाम का राजकुमार शुक्ला नाम का एक गरीब मजदूर किसान, एक गरीब पीजेंट यानी कि छोटा सा किसान है, फ्रॉम चंपारण बिहार। ये चंपारण जगह बिहार में पड़ती है। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान है, पुअर पीजेंट है, वो रहने वाला है चंपारण का, बिहार का। मेट हिम, उनसे मिला। देयर, वहाँ पर। टू स्पीक टू हिम, बताने के लिए उनको। अबाउट द इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था। ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चलता था वहाँ पे, जमींदारी का सिस्टम इन बिहार में। गांधी जी लखनऊ में एनुअल कन्वेंशन, वार्षिक सम्मेलन के लिए गए हुए थे कांग्रेस पार्टी के। वहाँ पर राजकुमार शुक्ला उनसे मिलते हैं। वो एक पुअर पीजेंट थे राजकुमार शुक्ला, वो चंपारण बिहार के थे। वो उनको एक मैटर के बारे में बताने आए थे जो बिहार में हो रहा था। वो था लैंडलॉर्ड सिस्टम के साथ, लैंडलॉर्ड जो सिस्टम है वो इनजस्टिस कर रहा था, वो अन्याय कर रहा था। दूसरा सवाल, वाई डिड गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द पीजेंट। गांधी जी क्यों सहमत हो गए सेटलमेंट करने के लिए 25% पीजेंट मतलब किसानों को, मजदूरों को जो उनको रिफंड मिलेगा उसके लिए। गांधी जी एग्रीड टू दिस सेटलमेंट, गांधी जी एग्री हो गए सेटलमेंट के लिए। थिंकिंग दैट, सोच रहे थे। लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार हैं, हैड बीन ओब्लाइज्ड, वो आभारी रहेंगे। टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, बाकी जो पैसा है उस जो वो छोड़ रहे हैं। एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और अपनी प्रेस्टीज का मतलब प्रतिष्ठा होता है, और जो उनकी प्रतिष्ठा है उसके लिए भी वो ओब्लाइज्ड रहेंगे। गांधी जी एग्री हो गए थे इस सेटलमेंट के लिए। थिंकिंग दैट, उनको लग रहा था लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ मनी, जो लैंडलॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं ज़मीन के, वो आभारी रहेंगे जो सरेंडर कर रहे हैं पार्ट ऑफ द मनी, जो पैसा छोड़ रहे हैं उसके आभारी रहेंगे, और अपनी प्रेस्टीज के भी यानी प्रतिष्ठा के भी आभारी रहेंगे। ये दो क्वेश्चन हो गए इंडिगो के। अगला चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स। पहला सवाल, वाई वाज कोथामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन द जैमिनी स्टूडियो। ये जो चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स, ये जैमिनी स्टूडियो है। वहाँ पर इस स्टूडियो में जहाँ पर फिल्में बनती है, वहाँ पर एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, और भी बहुत सारे कलाकार होते हैं, पोइट होते हैं, राइटर होते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा है, उसका नाम है कोठामंगलम सुब्बू। ये जो सुब्बू है वो पूरी स्टूडियो में नंबर 2 पर आता है, यानी कि पहले स्थान पे मालिक है, मालिक का नाम है SS वासान, और नंबर 2 पे आते हैं सुब्बू। जैमिनी स्टूडियो में क्यों आते हैं? ही वॉज कंसिडर्ड नंबर 2 इन जैमिनी स्टूडियो, वो नंबर 2 थे जैमिनी स्टूडियो में। एज ए सेंस ऑफ लॉयल्टी, जो उसका लॉयल्टी का सेंस था। मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल, एंड ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। देखिए, ही वॉज कंसिडर्ड नंबर 2 इन जैमिनी स्टूडियो एज हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, क्योंकि वो जो है एक तो बहुत लॉयल आदमी था, ईमानदार आदमी था। मेड हिम आइडेंटिफाई, उससे उसकी पहचान बनी। और विद हिज प्रिंसिपल, वो सिद्धांतिक भी था। प्रिंसिपल मीन्स सैद्धांतिक था। एंड ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, और वो फिल्मों के लिए टेलर भी बनाता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड यू से दैट जैमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट। आप कैसे कहेंगे कि जैमिनी जो स्टूडियो है वो बहुत पसंदीदा अड्डा था कवियों के लिए।
मतलब जितने भी पोइट थे वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में आकर वो एकदम खुश होते थे, उसको वहाँ पर सब रुकते थे। जेमिनी स्टूडियो हैड एन एक्सीलेंट मैस, वहाँ पर एक मैस थी, मैस मतलब होता है जहाँ पर खाना बनता है। विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी, जहाँ से बहुत अच्छी कॉफ़ी आती थी। एट ऑल टाइम्स, हमेशा। ऑफ द डे, पूरे दिन वहाँ से कॉफ़ी आती रहती थी। कहाँ से? मैस से। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और दिन में तो आती ही थी, मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, अधिक रात के समय में भी आती थी कॉफ़ी। पोइट्स लाइक एवरीवन, जो कवि है वो पसंद करता है हर एक को। केम देयर, जो वहाँ पे आता है। दस, इस प्रकार, इट वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ द पोइट, इस प्रकार ये बहुत पसंदीदा अड्डा था पोइट का। लेसन नंबर 7, इंटरव्यू। इंटरव्यू जो लेसन है वो है, एक बंदा है अम्बर्ट इको। अम्बर्ट इको, पहले इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज अम्बर्ट इको? अम्बर्ट इको कौन है? अम्बर्ट इको इज अ प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर है, टीचर है। एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में, ऑफ बोलंगना, ये बोलंगना जगह है, इन इटली, इटली में बोलंगना जगह पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलंगना है उसमें प्रोफेसर है अम्बर्ट इको। व्हाट डज ही डू ऑन संडे? संडे को वो क्या करते हैं? संडे को अम्बर्ट इको, ही राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, वो संडे को नॉवेल्स लिखते हैं। तो अम्बर्ट इको इस चैप्टर में द इंटरव्यू, इंटरव्यू का मीन्स होता है वही किसी के बारे में सामने जॉब, जिसको जवाब दे रहे हैं तो उससे सवाल जवाब करना इंटरव्यू कहलाता है। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ रोज। इस लेसन में एक नोवेल है, नोवेल होता है कोई एक तरीके से कोई कहानी, उपन्यास लिखा गया, उसका नाम है नेम ऑफ द रोज। ये बहुत कामयाब हुआ, इसको बहुत लोगों ने पसंद किया। क्यों किया? द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज बाय अम्बर्ट इको। देखिए जो अम्बर्ट इको है, वो अम्बर्ट इको ने कौन सा नोवेल लिखा? नेम ऑफ द रोज। तो ये क्यों हुआ था सक्सेस? इज लाइकली ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, बहुत सारे इसके फैक्टर थे, बहुत सारे इसके कारण थे। इंक्लूडिंग इट्स मेडिवियल सेटिंग, एक तो ये मध्यकालीन का था। मध्यकालीन मतलब समझ रहे हैं, लगभग सन 1000 से 1200, 1300, 1400, 1500 ईस्वी की टाइम की उसमें बातें होंगी। चैलेंजिंग थीम, इसकी जो थीम थी जो बहुत चैलेंजिंग थी। एन अपील टू बुक लवर्स, और ये बुक लवर्स जितने भी किताब पढ़ने वाले हैं उनके लिए इसमें अपील की गई थी। तो इस तरीके से फेमस हुआ था। एक नोवेल है नेम ऑफ द रोज। लास्ट चैप्टर गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस में हम 2 क्वेश्चन जानेंगे। पहला है हु इज़ जियोफ, जियोफ कौन है? एंड हु इज़ फ्रैंक, और फ्रैंक कौन है? तो देखिए जियोफ इज़ द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी, एक लड़की है सोफी इस चैप्टर में गोइंग प्लेसेस में, उसके जो बड़े भाई हैं एल्डर ब्रदर हैं, उसका नाम जियोफ है। तो जियोफ इज़ द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी। अब जानेंगे फ्रैंक कौन है? फ्रैंक इज़ द एल्डर ब्रदर ऑफ जैंसी। तो 2 लड़कियां हैं, एक सोफी और एक जैंसी। सोफी के भाई का नाम जियोफ है और जैंसी के बड़े भाई का नाम फ्रैंक है। अब बताइए व्हाट डिड जियोफ टेल फ्रैंक। अब जियोफ ने फ्रैंक को क्या बताया? जियोफ टोल्ड फ्रैंक, जियोफ ने फ्रैंक को बताया, सोफी मैट डैनी केजी वन डे। ये जो सोफी है उसकी बहन जियोफ की, मैट वो मिली डैनी केजी से, ऑन वन डे, एक दिन मिली। डैनी कैसी एक फेमस फुटबॉलर है और एक तरीके से हीरो जैसी उसकी वो फेमस है, तो उससे मिलना बहुत सौभाग्य की बात है इस लेसन में। तो ये जो सोफ़ी होती है ये जियोफ की बहन है, ये डैनी कैसी से मिलती है। तो ये दूसरों को बताने के लिए फ़ख्र समझता है, बहुत फ़ख्र की बात समझता है कि भाई वो जो है मेरी बहन सोफ़ी डैनी कैसी से मिली है। दूसरा सवाल, हु इज़ लिटिल डेरेक, डेरेक कौन है? व्हाट डज ही से अबाउट सोफ़ी, वो सोफ़ी के बारे में क्या कहता है? देखिए लिटिल डेरेक इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ सोफ़ी। सोफ़ी के 2 भाई हैं, बड़े भाई का नाम जियोफ था, छोटे भाई का नाम है लिटिल डेरेक। तो लिटिल डेरेक इज़ द यंगर ब्रदर, यंगर मतलब छोटा भाई है सोफ़ी का। ही सेज, ये जो भाई है छोटे वाला वो कहता है, ही सेज वो कहता है अबाउट सोफ़ी, सोफ़ी के बारे में। सी थिंक्स मनी, वो सोचती है कि मनी ग्रोज, मनी उगती है, पैसे लगते हैं, ऑन ट्रीज पेड़ों पर, डो नॉट सी डैड, और वो ऐसा उसे को ऐसा लगता है जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं। बस ये सब इसमें कहा गया है। उम्मीद करता हूँ ये पहली बुक जो इंग्लिश की है इसमें 8 लेसन थे, मैंने हर लेसन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं, आपको समझ आए आगे होंगे। थैंक यू सो मच।